वेलकम टू दी क्लास 24। स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि होने वाला है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इस चैनल पे हमने डिटेल में ग्रुप डी के बारे में डिस्कशन किया था और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी इंडिया का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके पिछले या उसके लास्ट 5 ईयर के जो उसके पेपर्स हैं उनको करके जाएं। इससे आपको पेपर का पैटर्न पता लगता है और पेपर की एक्चुअली आइडियोलॉजी पता लगती है कि वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में ग्रुप डी के लिए मैं आपको जनरल साइंस के, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के तीनों पोर्शंस के क्वेश्चन रहेंगे और ये सारे के सारे सेट जो हैं वो 2025 में पूछे गए क्वेश्चंस के बेसिस पे हैं। 101 सेट जो हुए थे टोटल, उसके बेसिस पे आपकी पूरी ये सेशंस हैं। सो बिना डिले करे स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्रैक्टिस सेट जितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है कि उन क्वेश्चंस की आपको थ्योरी पता हो। जब यूट्यूब पे मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने 9th और 10th की मिनिमम जो आपकी साइंस है उतना तो करा होना ही चाहिए, अदरवाइज हमको चीजें समझ नहीं आती हैं। तो अगर आपको ये है कि मैंने 9th-10th की साइंस ऑलरेडी पढ़ ली है, अच्छे लेवल पे कर ली है, तो आप यहाँ से मेरे साथ जो क्वेश्चंस हैं उनको देखना स्टार्ट कर दीजिए और मेरा समझाने का तरीका भी वही रहेगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हमें अभी साइंस अच्छे से नहीं आती है, हमने नहीं की है, तो आप थ्योरी के सेशंस जो है वो ले सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस थ्योरी और एमसीक्यूज भी उसमें कवर होंगे। 5000 एमसीक्यूज जो कि चैप्टर वाइज है, उसके अलावा तो आप 20 से 30,000 एमसीक्यूज करोगे टोटल मेरे साथ, लेकिन 5000 एमसीक्यूज जो कि चैप्टर वाइज उस पर्टिकुलर चैप्टर से जो क्वेश्चंस हैं ये आप क्लास 24 के ऊपर कर सकते हो थ्योरी के सेशंस में। साथ में मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों जो आपके चैप्टर्स हैं या सिलेबस हैं इस पूरे टॉपिक से या इस सब्जेक्ट से, एक्चुअली वो पूरा आपका कवर हो जाएगा। क्लास 24 की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसी पे आपकी जितनी भी पीडीएफ है ना वो भी अपलोड होंगी, तो वो आपके लिए एनीवे हेल्पफुल होगा। साथ में आप टेस्ट सीरीज भी पूरा ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको टेस्ट अप टू डेट मिले। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस डायरेक्टली। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन अ गैस। ठीक है, निम्न में से क्या गैस पर दाब बढ़ाने का परिणाम है। प्रेशर जो है, अगर आपने गैस के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया है, जैसे कि अगर किसी वेसल में गैस भरी हुई है ना, और उसके ऊपर जो है वो लिड लगा हुआ है इस तरीके से, तो ये लिड को अगर आप नीचे खींचते जाओगे, नीचे करते जाओगे, तो जो पार्टिकल्स है ना, अगर आप ऐसे नीचे क्रिएट कर रहे हो तो प्रेशर आप बढ़ाओगे लिड को नीचे करने से। यानी कि जब आपकी लिड नीचे होगी तो जो पार्टिकल्स है ना उनके बीच का जो गैप है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन इंटर पार्टिकल स्पेस। अब आप बोलोगे मैम फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि तब होगी जब हम प्रेशर नहीं, उसकी हीट बढ़ाएंगे। ठीक है, जब हम प्रेशर नहीं बढ़ा के उसकी हीट को दे रहे हैं, यानी कि उस गैस में अगर आपने नीचे से उसको हीट देना स्टार्ट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस के बीच का जो गैप है वो यहाँ पे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जानवरों के कनेक्टिव टिश्यू में फैट सेल्स लोब्यूल्स में अरेंज होते हैं जो इनके पार्टीशन से अलग होती है। किसके पार्टीशन से? याद रखिए, हमारी बॉडी में फैट को रखने के लिए फैट सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम एडिपोज। क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, जो वसा हम खा रहे हैं उसको रखने के लिए एडिपोज टिश्यूज हमने इस्तेमाल किया। जैसे फैट है तो ये सर्कुलर ऐसे रहता है एडिपोज टिश्यू, पीले रंग की होती है ये एडिपोज टिश्यू जो कि हमारी वसा को संभाल के रखता है। याद रखना है, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर जो है ये हमारे इन फैट लॉब्यूल्स को अलग अलग करती है, सेपरेट करती है यहाँ पे। ठीक है, सेपरेट करती है यहाँ पे, ताकि हमारी जो फैट के एडिपोज टिश्यूज हैं वो अलग अलग रहे। कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स याद रखिएगा। कोलेजन हमारी स्किन पे भी होता है, तो जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं ना, हमारा कोलेजन टाइम के साथ हमारा कोलेजन खत्म होता जाता है। लेकिन अगर आप विटामिन B12, विटामिन C ये सारी चीजें ढंग से कंज्यूम करते रहेंगे तो कोलेजन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति वाली गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ नीचे लेके आता है, तो सबसे पहले ये कौन सा लॉ है, इसको हम कौन सा लॉ कहते हैं? इसको सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन कहा जाता है, न्यूटन का दूसरा नियम कहा जाता है। इसके अलावा इसको हम मोमेंटम लॉ भी कह सकते हैं, यानी कि संवेग का नियम कहा जाता है।
अगर क्रिकेटर है जो कि बॉल को कैच करे, जैसे कल का मैच आपने देखा ही है ना, शानदार इंडिया और वेस्ट इंडीज का, और इंडिया जीत जा रही है ड्यू टू जो सैमसन ने 97 रन बनाए उसकी वजह से, है ना। तो अगर कोई बॉलर है वो बॉल को कैच करता है, अगर वो यहीं पे कैच करेगा तो बॉल से लगने वाला प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होगा और उसके हाथ में चोट भी लग सकती है और बॉल कैच भी नहीं होगी। लेकिन अगर जो बॉल है उसकी ट्रेजेक्ट्री को देखते हुए अगर आपने हाथ पीछे किया और यहां से यहां पकड़ा बॉल को, तो ये जो टाइम आपने बढ़ाया है ना, उसकी वजह से इंपैक्ट कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इंक्रीज द फोर्स नहीं, इंक्रीज द एक्सेलरेशन इन दोनों केसेस में लगेगी। रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ द बॉल, ये हो सकता है, लेकिन मेरे लिए हमने हाथ पीछे इसलिए किया है कि हम टाइम जो है ना, टाइम जो है उसको हम क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ठीक है, हम क्या कर सके यहाँ पे, देखो मेनली मैं ये कह सकती हूँ टू इंक्रीज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट सो द फोर्स ऑन द हैंड इज रिड्यूस। हमने जब टाइम को बढ़ा दिया तो जो फोर्स लगेगा हाथ पे उसको हमने घटा देंगे, हम उसको घटा देंगे, तो इम्पैक्ट को कम करने के लिए। एक उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। देखो सबसे पहले कन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, इस तरीके के लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स। इस तरीके के लेंस को हम क्या कहते हैं, कनकेव। तो जो ये लेंस है ना, ये वाला, अगर इसमें हमारे पैरेलल लाइंस ऐसे जाएंगी तो वो सारी की सारी लाइंस क्या होंगी, एक पॉइंट पे मिल जाएंगी। ठीक है, क्या होंगी, मिल जाएंगी। कन्वेक्स लेंस को, कन्वेक्स लेंस को, ये क्वेश्चन गलत है क्या, और इस तरीके से होगा तो हमारी सारी की सारी रेखाएं जो हैं वो क्या हो जाएंगी, डाइवर्ट हो जाएंगी। ये अपने को क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हमने कन्वेक्स लेंस, अच्छा ठीक है, कन्वेक्स लेंस को हमने बोला कि ये कन्वर्जिंग है, तो इसका मतलब सारी पॉइंट है जो यहाँ पे लग रहा है। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, हम तो डाइवर्जिंग कहते हैं। देखो ये मिरर के लिए ठीक होगा, जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर होता है ना वो डाइवर्ट करता है। ठीक है, मिरर, कन्वेक्स मिरर डाइवर्ट करता है, और जो कनकेव मिरर होता है वो क्या करता है, वो कन्वर्ज करता है। ठीक है, कन्वर्ज करता है। तो अगर ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है तो क्वेश्चन ही गलत है। उत्तल लेंस को हम कन्वर्जिंग कहते हैं। अच्छा फैला रहा है ना, सही है, कन्वर्जिंग लिखा है ना, कन्वर्जिंग, डाइवर्ट ही हो गया। अच्छा ठीक है, ये हो गया आपका डाइवर्जिंग। ठीक है, ये हो गया कन्वर्जिंग। इसकी तो हिंदी सही है, अभी सारी और अब सारी, ये अभी सारी हो गया, ये अब सारी हो गया। ठीक है, तो ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इंसिडेंट रे हैं वो सबकी सब एक पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं। ठीक है, इट डाइवर्ट, और भाई कन्वर्ट में डाइवर्ट क्यों डाल दिया, कितना कंफ्यूज कर दिया। इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेजेस, नहीं, इसका इससे लेना देना कुछ नहीं है। इट डज नॉट बेंड लाइट, नहीं, इट ब्रिंग्स पैरेलल रेज टू अ फोकस एट अ पॉइंट। समझ गए आप इस पॉइंट को, एक बार मैं दोबारा डायग्राम की हेल्प से समझा देती हूँ। कन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी जो रेज हैं वो एक पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं। ठीक है, इसीलिए हमने बोला इसको कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, क्या बोला, कन्वर्जिंग लेंस। इसी तरीके से अगर मुझे मिरर के बारे में बताना होगा तो मैं बोलूंगी कि जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर, वो भी क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, वो क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस ये दोनों क्या है, कन्वर्जिंग है। क्या है, कन्वर्जिंग। इनकी रेज जो है वो एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं। फिर मैम डाइवर्ट क्या होता है, इसी का अपोजिट कर देते हैं। अगर मेरे पास इस तरीके से कनकेव लेंस है और इस तरीके से कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर जो होता है वो रेज को क्या करता है, फैलाता है इस तरीके से। ठीक है, और जो कनकेव लेंस होता है वो भी क्या करता है, रेज को इस तरीके से फैलाता है। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये डाइवर्ट कर रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर ये होते हैं डाइवर्जिंग, और कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर ये क्या होते हैं, ये होते हैं कन्वर्जन। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कुछ भी समस्या परेशानी हो तो ग्रुप में लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में नीचे। दोबारा से मैं बता देती हूँ, जब हमने लिखा कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और हमने लिखा कनकेव मिरर, अपोजिट करना है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस या कनकेव मिरर, तो ये मेरे जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्जिंग, क्योंकि पॉइंट पे फोकस पे ला रहे हैं सारी रेज को। जब मैंने बोला यहाँ पे कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर, तो हमारी रेज जो है वो क्या हो रही हैं, डाइवर्जिंग। एक बार इस पॉइंट को लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि कनकेव क्या कर रहा है, डाइवर्ट करता है, कन्वेक्स जो है वो पॉइंट पे लाता है।
तो अभिसारी और अपसारी। तो कन्वर्जिंग जो होता है इसको हम अभिसारी कहते हैं, डाइवर्जिंग को हम अपसारी कहते हैं, ठीक है। Which is common method common between the reaction of metal sodium carbonate and sodium bicarbonate with hydrochloric acid। देखो अगर आप Na2CO3 और NaHCO3 दोनों को किसके साथ रिएक्ट करवाओगे, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है, किसके साथ रिएक्ट करवाना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl प्लस HCl, मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ इक्वेशन को, लेकिन याद रखिए इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, NaCl जो है वो प्रोड्यूस होगा। क्या बनेगा, NaCl जो है दोनों ही कंडीशन में प्रोड्यूस होगा। Na2CO3 होता है बादिंग सोडा या धावन सोडा जिसे कहते हैं। ये NaHCO3 होता है खाना सोडा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखिए दोनों ही कंडीशन में सोडियम क्लोराइड जो है वो बनेगा। ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी हो, क्योंकि ये क्वेश्चन उसमें मेंशन है, ठीक है, पूरी तरीके से। और ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी चाहिए जो मैंने लिखी है। फसलों के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार के लिए सिंचाई में नई पहलों में से कौन सा तरीका नया है या शामिल किया गया है, तो सिंपल याद रखिए स्प्रिंकलर, मैन्योरिंग एंड ड्रिप इरिगेशन। ये बहुत पुराना है। आजकल एक कंट्री जो वॉर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इजराइल। इजराइल में सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत की गई थी। कहा जाता है कि इजराइल जो है वो सबसे ज्यादा एडवांस है अपने वाटर की यूज करने की टेक्नोलॉजी में, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट, ये कॉन्सेप्ट अभी नए हैं, नए अभी अभी चालू हुए हैं। इनमें से कौन सा अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। देखो अल्ट्रासाउंड को मेडिकल इमेजिंग के लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करने के लिए करते हैं, मेटल ब्लॉक्स में अगर क्रैक हो गया है तो यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड को, या फिर जैसे बिल्डिंग में क्रैक्स हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग अगर उनमें क्रैक हो गए तो यूज करते हैं हम अल्ट्रासाउंड के लिए। हियरिंग टेस्ट के लिए हम अल्ट्रासाउंड नहीं करते हैं, उसके लिए हम ऑडोसिटी या ऑडोमीटर करके यूज किए जाते हैं, मतलब उसके लिए हम ऑक्यूलेंट को यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेल वॉल इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी जीव में सेल वॉल की जगह क्या होती है, तो सबसे पहले तो याद रखिए सेल वॉल जो है वो एडिशनल लेयर होती है जो कि प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, पौधों में, बैक्टीरिया में, ठीक है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है और फंगाई में, ठीक है, प्लांट्स जिसमें एल्गी भी शामिल है, तो प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई। एनिमल के अंदर और प्रोटिस्टा जो हमारी कैटेगरी है, जो कि हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो सेल वॉल जो है प्लांट, बैक्टीरिया और फंगस में पाई जाती है। दूसरा, प्लांट में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती, पेप्टिडोग्लाइकन की, और फंगस में जो है वो काइटिन या चिटिन की बनी होती है, ठीक है, इन 3 चीजों की बनी होती है। सेल वॉल हमेशा सेल मेम्ब्रेन के साथ होगी, जैसे मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है ही है, यानी कि ये परमानेंट है। इसके ऊपर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एनिमल्स में नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती है, या एनिमल्स में नहीं होती, प्लांट्स में होती है, प्लांट्स में नहीं होती है, एनिमल्स में होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आप याद रखिए सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है, और सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, ठीक है, बाहर है सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। जस्ट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख सकते हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जस्ट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो सेम ही लग रहे हैं मुझे। अच्छा, एनिमल सेल और प्लांट सेल है ना, तो प्लांट सेल में तो है ही नहीं ना, तो यहाँ पे हम जो ए ऑप्शन है उसको पूरी तरीके से खारिज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इनसाइड नहीं होती है, आउटसाइड होती है, ठीक है। अब जस्ट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एन एनिमल सेल, भाई एनिमल सेल, देखो एनिमल सेल में तो सेल वॉल है ही नहीं, तो मैंने ये सी और ए तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया। अब जो बाकी बी और डी ऑप्शन है इसमें जस्ट इनसाइड और आउटसाइड है, तो मुझे आउटसाइड वाला चूज करना है। पहले होता है सेल वॉल, फिर होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर होता है साइटोप्लाज्म, फिर उसमें होते हैं ऑर्गेनल्स, जिसमें सेंटर में रखा होता है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक जो पाया जाता है, बराबर। चलें, विच स्ट्रक्चर इज यूज्ड बाय पी प्लांट टू क्लाइम ऑन अदर प्लांट, तो जो भी पौधे किसी दूसरे पौधे पे चढ़ने की कोशिश करते हैं
वो टेंड्रिल्स की मदद से, जो कि इस तरीके के होते हैं ना, टेंड्रिल्स सपोर्ट देते हैं उनको। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की मापनीय संपत्ति को उसकी SI इकाई के ढंग से मेल दिया गया है? करेक्टली मैचेस अ मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विद द SI यूनिट। टेम्परेचर को हम कैलोरी से नापते हैं? नो। डेंसिटी को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर, प्रेशर को न्यूटन। तो यहाँ पे आपके सही बताना है क्योंकि 3 ऑप्शन जो है वो गलत हैं। तो आप डेंसिटी करके याद रखिए, डेंसिटी जो है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर से आपका मास अपॉन वॉल्यूम करके लिखा हुआ है और इसमें करेक्टली मैच है, तो बी जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 78.4 मीटर्स। ठीक है, हाइट। व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच ऑन द ग्राउंड? ग्राउंड जी की वैल्यू जो है वो 9.8 लिखी हुई है। इसमें h इज इक्वल टू हाफ GT² की आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हमारा स्पीड जो मोशन के इक्वेशन है वहीं से आया है। s इज इक्वल टू जो आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस है, हाफ AT² वाला जो हम फॉर्मूला EV इज इक्वल टू U प्लस हाफ AT² वहां से निकाला है। तो हाफ GT² आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जिसमें h की वैल्यू आपको 78.4 दी हुई है। हाफ यहाँ पे ग्रेविटी 9.8 इस्तेमाल करनी है और T² की वैल्यू बतानी है क्योंकि टाइम टेकन आपको पूछा गया है। ठीक है। आफ्टर कैलकुलेटिंग टोटल जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड में ये पूरी चीजें आपकी जमीन तक आ गई हैं। तो 2 इंटू 78.4 अपॉन में 9.8, ठीक है, इज इक्वल टू T²। ये यहाँ पे वैल्यू लिखी जाएगी आपकी। 9.8 को आप इससे मतलब क्रॉस करोगे तो 4.9 आएगा और 9 और इसको 4.9 को 78.4 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 16। तो T² इज इक्वल टू 16 और T की वैल्यू क्या आ गई? 4 सेकेंड। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा पूरी तरीके से। अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन हम लेंस और मिरर के लिए यूज करते हैं कि हमारा जो लेंस और मिरर है उसके आंसर में V, U और F इन तीनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। ठीक है। अब लिखा गया है इफ अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द लेंस, ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द लेंस। ठीक है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपका, लेंस की तरफ जो है वो लाइट ट्रेवल कर रही है। अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इफ अ रे लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द लेंस, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड सच दैट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द लेंस, ऑब्जेक्ट से शीशे की तरफ जो है वो कोई चीज जा रही है, लेंस की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये है कि वो जो है ना ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड रखा हुआ है। ठीक है, अगर लेंस पे लाइट जा रही है ऑब्जेक्ट की वजह से, ठीक है, ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट फॉल्स ऑन द लेंस ऑन राइट हैंड साइड, इधर से नहीं आती है। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इस चीज का कोई भी सेंस नहीं बनता है क्योंकि अगर इधर से है तो वो हमेशा नेगेटिव ही होगी, पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। Which of the following correctly represent Mendel's conclusion about inheritance? इनमें से कौन सा इनहेरिटेंस के बारे में मेंडल के नतीजे को सही तरीके से बताता है? मेंडल ये कहते हैं कि जितना भी ट्रेट हैं, ट्रेट मतलब जो लक्षण होते हैं, वो हमेशा आपके किसी 2 फैक्टर से कंट्रोल होते हैं। लक्षण का मतलब मान लीजिए मैंने बोला आपकी वजन, आपके शरीर के हिसाब से, चलिए बात करते हैं आपकी हाइट की। ठीक है, हाइट जो है ना, किसी भी हाइट जो है वो लक्षण होता है। इसकी 2 चीजें हो सकती हैं, या तो हाइट छोटी हो सकती है स्मॉल, या फिर टॉल। ठीक है, टॉल या ड्वार्फ कह सकते हैं इसको। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लक्षण जो होते हैं, उनके 2 फीचर्स होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ हमारी आंखों का रंग, ठीक है, आंख का जो रंग है वो 2 ही हो सकता है, या तो ब्राउन होता है या ब्लैक होता है। ठीक है, अब अगर अपन बोले कि ब्राउन और ब्लैक नहीं होके उसकी आंखें तो नीली हैं, है ना, हरी हैं, तो वो म्यूटेशन की वजह से होता है। इट इज अ कंप्लीटली म्यूटेशन पार्ट। ठीक है, फिर वो म्यूटेशन की वजह से होता है। समझ गए मेरी बात को? बराबर। इनमें से कौन सा हीट एनर्जी में बदलने का सबसे अच्छा उदाहरण है? विच ऑफ द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू हीट। देखो केमिकल एनर्जी से हीट में बदलना है
तो आप लकड़ी को जला दीजिए, हीट में चेंज करना है। बैटरी हीट तो नहीं देगी, मोटर इलेक्ट्रिसिटी पे है, तो मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करी है। आपने इलेक्ट्रिसिटी से मोटर को चला दिया। सोलर कुकर हीटिंग फूड, तो वो हीट वैसे तो नहीं दे रहा ना। बर्निंग ऑफ वुड, याद रखिए लकड़ी को जला के जब आग निकल रही है तो बर्निंग ऑफ वुड जो है वो आपकी हीट में कन्वर्ट हो रहा है। द स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल डॉटर सेल, मतलब अमीबा, ठीक है, अमीबा या बैक्टीरिया, अगर वो इक्वल मतलब जो दोनों डॉटर सेल बने हैं उनके पास इक्वल कंटेंट आया है तो वो क्या करते हैं, बाइनरी फिजन से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन विच प्रॉपर्टी, मतलब जब ओर की फॉर्मेशन की जाती है, अयस्क में से जब मेटल निकाला जाता है तो अपने को याद रखना है जो उसमें गैंग मतलब मिक्सचर जो होता है वो हमेशा हमारा केमिकल या फिजिकल किसी भी तरीके से निकल सकता है। गैंग का मतलब है कि जो उसमें मेटल के अलावा जो और चीजें हैं यानी कि इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है। तो जैसे हमने किसी भी अयस्क को जमीन के नीचे से खोद के निकाला तो जरूरी थोड़ी है कि आपने बॉक्साइट निकाला तो बॉक्साइट ही निकलेगा पूरा, उसमें और भी चीजें जो है ना वो एड ऑन होंगी, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो मटेरियल है ना उसको फिर आपको क्लीन करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, विच इज केमिकल और फिजिकल, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कारकों में वृद्धि से कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ेगा? The increase in which of the following factor will increase the resistance? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A, यही फॉर्मूला है ना। किसकी वजह से ये बढ़ेगा, बढ़ाना है आपको, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा। लेंथ बढ़ा दी, L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है तो बढ़ेगा। एरिया को बढ़ाने पे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, आपको रेजिस्टेंस बढ़ानी है, इंक्रीज करना है, एरिया को इसमें शामिल नहीं करना। अगर इसमें लिखा होता कि एरिया हमने डिक्रीज कर दिया तो आंसर में 3 आ जाता, लेकिन 3 नहीं आएगा, 1 और 2 आएगा। टेम्परेचर लेंथ के बढ़ाने पे, टेम्परेचर इसलिए क्योंकि रो जो है ये रेजिस्टिविटी को दर्शाता है, रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की होती है और मटेरियल टेम्परेचर पे फर्क या असर डालते हैं। कार्बन की खासियत जिससे उसकी बड़ी संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो क्या होता है, टेट्रावेलेंट एंड कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, ठीक है। कैटिनेशन मतलब कार्बन 4 बॉन्ड्स को शेयर कर सकता है, इसको हम टेट्रा मतलब 4, बैलेंसी मतलब बैलेंस, और कैटिनेशन या चिलेटिंग भी कहा जाता है, ठीक है, चिलेटिंग। तो एक तो कार्बन की खुद की प्रॉपर्टी है कि 4 बॉन्ड शेयर करता है, और टेट्रावेलेंट लुईस एसिड और लुईस बेस की वजह से भी इसमें आपके पास 4 बॉन्ड्स को शेयर करने की क्षमता होती है, ठीक है। An uprooted plant was left in the sun. Uprooted मतलब आपने एक पेड़ को उखाड़ दिया है और कुछ टाइम बाद आपने देखा कि प्लांट बहुत ही ज्यादा विल्टेड और वीक हो गया है। रीजन क्या होंगे भाई, पेड़ को उखाड़ दिया, पानी नहीं मिला, वाटर कंडक्शन थ्रू जाइलम वाज ब्लॉक्ड, वाटर कंडक्शन थ्रू जाइलम वाज स्टार्टेड, तो होगा ही नहीं ना। फूड ट्रांसलोकेशन थ्रू फ्लोएम बिगिन क्यों होगा जब ब्लॉक कर दिया, फूड ट्रांसलेशन थ्रू जाइलम, तो खाने के थ्रू तो जाइलम नहीं जाता, सो हम यहाँ पे ब्लॉक्ड वाला ऑप्शन है तो हम ए वाला ऑप्शन लिखेंगे, बी हम ऑलरेडी एलिमिनेट इस कंडीशन में कर चुके हैं, ठीक है। जब आपने पेड़ को उखाड़ दिया उसके बाद पेड़ जो है वो मुरझा गया, क्योंकि आपने पेड़ को जब उखाड़ा तो जमीन में जो उसकी नसें हैं ना, जो उसके रूट्स हैं, जो हम नसें बोलते हैं उसको आम भाषा में, जो उसकी नसें हैं ना वो उखड़ गई है ना, तो पानी ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि उनके थ्रू पानी ही ट्रांसफर हो रहा था अब तक, ठीक है। कोरोजन ऑफ मेटल इज प्रोसेस इन विच, कोरोजन या धातुओं में संक्षारण या फिर जंग लग जाती है, वो क्या होता है, मेटल्स वेट गेन करने लग जाते हैं, मेटल्स मेल्ट करने लग जाएंगे लो टेम्परेचर पे। इस रीजन की वजह से क्या ऐसा होता है क्या, रीजन की वजह से हमेशा याद रखिए मेटल जो है वो कन्वर्टेड होने लग जाते हैं ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट्स में, ठीक है। 3 चीजें लिखी हुई हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट। ऐसे क्यों लिखा हुआ है, कॉपर जो है वो कार्बोनेट में चेंज हो जाता है जिसकी वजह से उसका कलर हो जाता है हरा, सिल्वर जो होती है वो सल्फाइड में चेंज हो जाती है जिसकी वजह से उसका कलर हो जाता है काला, और जो ऑक्साइड है उसका बेस्ट एग्जांपल है आयरन। आयरन Fe2O3 या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है जिसकी वजह से उसका रंग हो जाता है भूरा। तो एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन है या सल्फर है या कार्बोनेट है उसके साथ हमारे मेटल्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं।
Fe2O3 सिल्वर एंड Cu कॉपर कार्बोनेट, ये आपका भूरा, काला और ग्रीन कलर जो है वो आपके कन्वर्ट कर देते हैं। तो मेटल का इसमें वजन भी बढ़ जाता है गेन, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। और एसिड के साथ थोड़ी ना रिएक्शन करें हर बार, है ना, ऑक्सीजन के साथ भी तो रिएक्टर करें, तो एसिड वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा इसमें, ठीक है। चलिए, अगर किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? सिंपल है, हमारे पास फिर से वही क्वेश्चन, एक ही सेट में एक ही दिन पे एक सब्जेक्ट के अंदर 3 क्वेश्चन जो है वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। अब ये टॉपिक अगर किसी ने उस पर्टिकुलर डे रिवाइज किया होगा एक दिन पहले, तो समझो कितना ही बढ़िया उसका हो गया ना काम। चलो, आर में क्या लिखा है कि हमने वायर की जो लेंथ है वो डबल कर दी, यानी कि L2L हो गया, और हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ कर दिया, यानी कि A/2 कर दिया। तो रो 2L इंटू 2 एरिया वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 4। तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो गई? 4 गुना हो गई ओरिजिनल से, यानी कि पहले वो रेजिस्टेंस कम थी, अब 4 गुना हो गई। ये फॉर्मूला लगा लीजिए, वैल्यू जो दी है उनको रख लीजिए और टोटल प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करिएगा। इसमें ज़्यादा आपको शक्तिमान नहीं बनना है, ज़्यादा शक्तिमान करेंगे तो उड़ ही जाएगा पूरा पेपर, है ना। कैलकुलेशन करना है। कई बच्चे एकदम वर्बली कैलकुलेशन करिए और उसको छोड़ दिया, नहीं भाई, यहाँ पे ज़रा लिखिए, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 can be regarded as dehydrating agent because it removes water from which of the following? H2SO4 जो है अगर हमने ऐड कर दिया ग्लूकोज के अंदर तो ये क्या करेगा? ये इसमें से पूरा का पूरा जो वाटर है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? C12 H22 सॉरी O11, है ना। यहाँ पे शर्करा, चीनी जो है चीनी भी पानी हटा के किसी भी चीज को काला कर देती है, राइट। उसी तरीके से याद रखिए ये ग्लूकोज जो है वो रिमूव हो जाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की वजह से। सिलेक्ट द करेक्ट फीचर अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट्स। देखो सेक्सुअल के लिए लिखा है, सेम तो नहीं होते, बिल्कुल बच्चा पैदा हुआ एग्जैक्ट मम्मी की कॉपी या पापा की कॉपी, ऐसा तो नहीं हो सकता। इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, नो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ड्रॉबैक यही है कि वो कम बच्चे पैदा कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहते हैं वो हमेशा एसेक्सुअल करते हैं, ठीक है। इट कंबाइंस द डीएनए ऑफ 2 पेरेंट्स इन द ऑफस्प्रिंग, ये ठीक लग रहा है, अगर डी में कोई गड़बड़ है तो। इट पासेस द डीएनए ऑफ ओनली 1 पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, नो नो नो, दोनों बच्चों का, दोनों पेरेंट्स का जो डीएनए है वो आगे आने वाली जनरेशन में इक्वली पास होता है। सो सी यहाँ पे ठीक आंसर है। 40 आर्गन एंड 40 कैल्शियम, ये पेयर हैं किस चीज के? देखिए हम हमेशा ये कहते हैं, एक रूल याद रख लीजिए, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या है 118। इन 118 एलिमेंट्स में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर किसी भी दो एलिमेंट का भी सेम होगा, ठीक है। नो टू इवन एलिमेंट्स, नो इवन 2 एलिमेंट्स विल हैव द सेम एटॉमिक नंबर, नहीं हो सकता, नो सेम एटॉमिक नंबर। लेकिन क्या एटॉमिक मास सेम हो सकता है? हो सकता है। एटॉमिक मास कुछ कंडीशन में सेम हो सकता है, जैसे कैल्शियम और आर्गन का एटॉमिक मास जो है वो सेम है, जबकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर है आपका, कैल्शियम के लिए हम 20 लिखते हैं, यहाँ पे 18 लिखते हैं, आर्गन इज 18, ठीक है। तो हम ऐसे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में जिनके एटॉमिक नंबर अलग होते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर अलग है लेकिन एटॉमिक मास सेम है, जो हो सकता है समान है, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही एलिमेंट के बहुत सारे फीचर्स हों, ठीक है, एक एलिमेंट है उसके बहुत सारे एटॉमिक मास हो सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 15 भी हो सकता है और 17 भी हो सकता है, क्योंकि क्लोरीन के 2 एटॉमिक मास हैं, ठीक है, इसीलिए क्लोरीन के क्या होते हैं? ये आइसोटोप्स, ठीक है। ऐसी हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट है और उसके 3 द्रव्यमान हो सकते हैं, 1, 2 और 3, तो ये क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है और मास अलग है तो होता है आइसोटोप्स, और अगर एटॉमिक नंबर अलग है और द्रव्यमान सेम है
तो हम इनको बोलते हैं समभारिक या आइसोबार्स। एग्जाम्पल याद रखिए, आर्गन एंड कैल्शियम जो है वो इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हैं, बहुत अच्छे से चीजें समझ आ गई होंगी। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दिया करो, टीम जो है वो मुझ तक पहुंचा देती है और मैं अगले दिन इसको करा सकती हूँ। एमसीक्यूज के अलावा थ्योरी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, पूरी थ्योरी जो है वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है बिफोर गोइंग टू एग्जाम्स। ठीक है तो मिलते हैं अभी अगले सेशन में, कल के सेशन में। टिल देन एंजॉय करिए, अभी फेस्टिव सीजन है, लेकिन एटलीस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ना ही है। जो पीडीएफ अपलोड होती है उसको भी आराम से पूरा बैठ के पढ़ना है। कोई भी कहीं पे डाउट होता है, कुछ एरर लगता है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के सेशन में, बाय बाय।